सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मल वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट, द बेसिक थिंग, है कि नहीं। नवदीप शायद क्लास अटेंड नहीं किया था। नवदीप यस सर। अटेंड किया था? नो सर। ओके, देख लेना, वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर। सो उसी में हम लोगों ने देखा था कि वर्क और एनर्जी कैसे रिलेटेड है कि नहीं। मतलब वर्क कैसे कम करते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ एनर्जी। एंड वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है और एनर्जी के कारण ही हम लोग वर्क करते हैं, तो बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से एनर्जी पाते हैं? फ्रॉम फूड, है कि नहीं। सो वही फूड अलग अलग बॉडी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। सिमिलरली मशीन्स भी यूज करते हैं। मशीन क्या यूज करते हैं? एनर्जी यूज करते हैं फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है, फैक्ट्री में जो मशीन वैसे चल रहे हैं वो क्या होता है? फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके दे डू देयर वर्क, दे आर एबल टू कंप्लीट देयर टास्क। ओके, तो उसी में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है। मतलब वर्क जो हम लोग नॉर्मल मतलब जनरल टर्म से बात करते हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अलग है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक फोर्स चाहिए होता है और एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट, तुम एक पत्थर को धक्का दे रहे हो, पत्थर मूव नहीं कर रहे हो, देन अकॉर्डिंग टू साइंस यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, द वर्क डन बाय यू इज जीरो। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग ये दो फैक्टर्स को अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सो वी गेट अ फॉर्मूला विच इज दिस: वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और W इक्वल्स टू Fs। ठीक है, तो वर्क डन क्या है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, बट वर्क डन इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल है। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल भी मैंने दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, सो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, ना टफ नहीं है। मतलब सपोज वी हैव टू सिनेरियोस। ठीक है, देखना अच्छा से। पहला सिनेरियो क्या है? सिनेरियो नंबर 1। वे पहला सिनेरियो क्या है? हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, वी हैव ए वुडन ब्लॉक। सो वुडन ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन ये है, ऑन ए सरफेस, ऑन ए प्लेन सरफेस। वुडन ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन है ए, और फाइनल पोजीशन है ये तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, दैट मीन्स द ब्लॉक हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू हियर। मतलब ये जो पीछे वाला एज है वो यहाँ से यहाँ तक गया है। ओके, अभी अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इफ आई अप्लाई द फोर्स हियर, सपोज दिस पिंक लाइन डिनोट्स द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग। ओके, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला। सो इस केस में क्या होगा? वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज हम लोग लिख सकते हैं हियर डायरेक्शन ऑफ applied force and the displacement of the object on which the force acts
सेम। तो अगर हम लोग फोर्स को भी पॉजिटिव पकड़ेंगे सो डिस्टेंस से, सो इफ F is positive then S is also positive. Thus the work done is equal to, अगर हम लोग सोचो F को भी नेगेटिव पकड़ेंगे तो S भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो द ओवरऑल वैल्यू, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता है या फिर कैसा लिख सकता है, or I can say if F is negative then S is also negative. Yes or no? होगा कि नहीं, नेगेटिव होगा। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो F का डायरेक्शन अगर नेगेटिव होगा, S का डायरेक्शन भी नेगेटिव होगा। सो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन कैन बी इक्वल टू F into S, or I can say it can also be written as minus F into minus S. So in both the cases you will get a common value which is nothing but, क्या मिलेगा, F into S. Yes or no? मिलेगा F into S। Yes. और ये वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव, प्लस होगा कि नहीं, बोलो। हाँ। सो माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो इन विच वी गेट पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब बोलेंगे, सो यहाँ पे मैं इसी चीज को जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द वर्क डन is said to be positive if the displacement of the object is in the direction of applied force, है कि नहीं, बाकियों को समझ में आया। वन क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes. काव्यक, ऋषिकेश, नवदीप समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऋषिकेश समझ में आया। Yes, sir. काव्यक समझ में आया। हाँ सर। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट सिनेरियो। अभी सेम चीज को हम लोग सेकंड सिनेरियो में देखते हैं, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2, तो अभी सोचो यहाँ पे एक ब्लॉक है, सेम ब्लॉक को मैं धक्का दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ से मैं, दिस इज माई अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं। सपोज ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं,
दिस इज एफ, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। सेम सिनेरियो, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे जब ये यहां से यहाँ पे जा रहा है, एक दूसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। कैन यू से व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दैट? Frictional force. यस, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो गया तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, ओके, दिस अप्लाइड फोर्स। तो अगर हम लोग इस फोर्स को कंसीडर ना करके, सपोज ये ब्लॉक यहां से यहां तक जा रहा है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, विच इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। बोल सकता है कि नहीं? ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट in this direction, बोल सकते हैं? हाँ. सो तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? इन दिस केस द ब्लॉक moves from position A to B. So the direction of displacement सपोज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, बट a retarding force F acts on the block during its displacement from A to B. ये रिटार्डिंग का वर्ड का मतलब है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। सो ये कौन सा वाला फोर्स है? दिस फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगा? अभी इस केस में डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है। समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है तुम्हारा? sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा फोर्स, हम लोग अगर इस एस को, इस डायरेक्शन को, मतलब ईस्ट टू वेस्ट को अगर हम लोग पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट एक्ट कर रहा है।
तो ये अगर पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव होगा, अगर हम इसको पॉजिटिव पकड़ते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो यहाँ पे इसकी तरह ही लिखते हैं जो पहले लिखा था। If f is negative, s is positive. Yes or no? Or if f is positive, then s is negative. ठीक है? So therefore, work done W is equal to, you can have two values. यहाँ पे you can either have plus f into minus s और minus f, इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, f into minus s हो सकता है और minus f into s हो सकता है। Yes or no? So in both the scenarios, what you will get? You will get a common value which is minus fs. बोल सकते हैं? होगा कि नहीं, बोलो। हाँ। वाक्य को समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ओके। सो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है बट वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैपनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इस केस में क्या होगा? वी कैन से द वर्क डन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है? सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इस चीज को लिखता हूँ यहाँ पे, so I can say so what can we say? Work done is negative is the displacement of the object या फिर हम लोग ऐसे नहीं लिखे, वी कैन से वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है? इज नेगेटिव if the displacement of the object is in the opposite direction to that of the force। ठीक है? समझ में आया? सबको समझ में आया?
इज इट क्लियर एवरीवन? सिनेरियो 1 में भी तो फ्रिक्शनल फोर्स था। हाँ, बट यहाँ पे हम लोग इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस वाज द अप्लाइड फोर्स. हम लोग जो अप्लाई किए कर रहे थे, है कि नहीं? यहाँ पे भी है ऑब्वियसली. ये तो ऐसे ही हवा में तो नहीं मूव कर रहे हैं ना. यहाँ पे भी और एक फोर्स है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. बट इसका मतलब ऐसा ये नहीं है कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो में हम लोग स्पेसिफिकली इस फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, द रिटार्डिंग फोर्स, नॉट द फॉरवर्डिंग फोर्स. ठीक है, फॉरवर्डिंग फोर्स तो है ही. बिना फॉरवर्डिंग फोर्स के कैसे मूव करेगा आगे? होगा? मूव कर पाएगा? नहीं। हाँ. सो जब भी हम लोग वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन में जो होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस. सो ये F कहीं बाहर से आता है. इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं? तो जो वर्क डन कैलकुलेट होता है वो इस चीज का वर्क डन होता है. जो ऑब्जेक्ट ये फोर्स अप्लाई कर रहा है वो वर्क डन कर रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये तो दूसरा बोलो ऑब्जेक्ट का है, रिसीवर बोल सकते हो. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द रिसीवर, बिकॉज रिसीवर मूव कर रहे हैं. रिसीवर ऑफ व्हाट? रिसीवर ऑफ द फोर्स. समझ में आया? मैंने कंसीडर नहीं हाँ। किया, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे फोर्स नहीं. यहाँ पे है, ऑब्वियसली है. बट नेगेटिव दिखाने के लिए नेगेटिव फोर्स लेना पड़ेगा ना. अगर मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव फोर्स लेके बोलूंगा, क्यों? देखो डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा ना. ऐसा तो नहीं कि तुम धक्का दे रहे हो इस साइड में, वो जा रहा है उल्टा डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं होता है ना. समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है? नवोदय, ऋषिकेश, कार्तिक, समझ में आया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो नाउ यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे देख लेना ये वाला पार्ट. यहाँ पे भी सेम चीज ही समझाया है वहां पे उन लोगों ने. तो एग्जैक्ट सेम थिंग इज रिटन हियर. तो यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव का है एक एग्जांपल दिया है. देखो यहाँ पे बोला है, सो वर्क डन बाय फोर्स कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया वहां से समझ में आ रहा है. बट लेट अस सी सम एग्जांपल्स दैट शो हाउ वर्क कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव वर्क तो पता ही है सबको. सो यहाँ पे बोला है लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप. को तुम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाओ. ठीक है, तो तुम जो काम कर रहे हो, यू आर मूविंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, है कि नहीं? सो तुमने जो काम किया है वो क्या होगा? दैट विल बी पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज तुम ऊपर की तरफ फोर्स दे रहे हो. दैट मीन्स ये बॉक्स है ना, तुम इस बॉक्स को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हो, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स. तुमने जो फोर्स अप्लाई किया, सोचो फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन इज FH. सो ये जो FH का वर्क डन है, या फिर तुमने जो वर्क डन किया है, मतलब बिकॉज यू आर अप्लाइंग FH, है कि नहीं? सो दिस द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी पॉजिटिव. क्यों? ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है. अगर मैं ऊपर अपवर्ड्स को पॉजिटिव लूंगा तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, है कि नहीं? बट यहाँ पे और एक फोर्स काम कर रहा है. बोलो कौन काम कर रहा है? इस बॉक्स के ऊपर और एक फोर्स एक्ट कर रहा है. क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे F(g). अभी बोलो F(g) का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो. क्या होगा? काबिक क्या होगा? बोलो, समझ में आया अगर? क्या होगा? एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देगा. कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बहुत इजी चीज है. क्या होगा? बोलो.
काव्यक, ऋषिकेश, नवदीप, एनीवन? बोलो, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो कौन सा? सर नेगेटिव होगा। सर नेगेटिव लग रहा है। ऋषिकेश क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ बोलो ऋषिकेश, सुनाई दे रहा है? सर नेगेटिव ही होगा शायद। यस, नेगेटिव क्यों होगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो में हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोग एस का डायरेक्शन जो ऊपर अपवर्ड्स, वी आर कंसिडरिंग अपवर्ड्स एज पॉजिटिव, है कि नहीं? सो इस केस में पॉजिटिव निकला था, क्यों? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड केस में फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहेगा ना, वो तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। पहले केस में अगर पॉजिटिव पकड़ लो, सेकंड केस में पॉजिटिव ही होगा क्योंकि बक्सा ऊपर जा रहा है। बट फोर्स जो डाउन, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, है कि नहीं? सो वो तो अप नहीं होगा, वो क्या होगा, डाउन होगा, है कि नहीं? सो डाउन का डायरेक्शन साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होगा। सो माइनस डाउन विल बी नेगेटिव। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो व्हाट विल द वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू एस। तो बट एफ ऑफ जी क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। सो अल्टीमेटली आंसर क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, विच वन इज डूइंग द नेगेटिव वर्क? Am I doing the negative work or the force of gravity is doing the negative work? Which one is doing the negative work? कौन कर रहा है नेगेटिव वर्क? बोलो। Force of gravity. Yes, force of gravity. That means F of G का जो नेगेटिव वर्क है, जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वही बात है। So let us do some sums to which show that how this thing comes into practice, कैसे काम करता है। एग्जाम में ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल्स भी देगा। So let us discuss some numericals. So let us see this question. सपोज ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसको अप्रोच कैसे करोगे? यहाँ पे क्या बोला है, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. अभी बोलो, पोर्टर ने क्या किया, लगेज नीचे था, पहले ग्राउंड पे था, अभी पोर्टर के सर के ऊपर है कि नहीं? पोर्टर के सर के ऊपर है। सो द पोर्टर हैज लिफ्टेड द लगेज फ्रॉम हियर टू हियर, इट हैज रेज्ड द लगेज लेवल फ्रॉम हियर टू हियर बाय सम हाइट। अभी लगेज का हाइट कितना है, यहाँ पे है, पहले क्या था, 0 में था, अभी एच लेवल में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो पोर्टर ने जब उठाया उसको, ये एज कितना है, 1.5 मीटर्स है, तो जब उठाया उसने फोर्स किस डायरेक्शन में दिया, ऑपोजिट, ऑब्वियसली अपवर्ड, उसको पुल किया ना। समझ में आया? इट हैज पुल्ड द बॉक्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ही फोर्स का डायरेक्शन भी था, है कि नहीं? द फोर्स बाय द पोर्टर, यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। तो although we can say that the force, मतलब जो हम लोग का वर्क डन होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। बट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब उसका जो वैल्यूज होता है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, हम लोग लिखेंगे गिवन, हम लोग क्या लिखेंगे,
sorry, mass of luggage, okay, which is m. इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आएगा, अभी हम लोग देखेंगे लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है 15 kg। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लगेज कितना होगा, सपोज दिस इज एस का डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, सो आई कैन राइट हियर, सपोज आई राइट प्लस 1.5 मीटर। मतलब अगर मैं ऊपर की तरफ लगेज मूव किया ना, इट हैज मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू द पोर्टर्स हेड, सो ऑटोमेटिकली उसका अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो यहां पे निकालना क्या है, टू फाइंड work done by the porter for lifting the luggage। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, अभी मुझे बताओ मास दिया हुआ है, तो वर्क डन के लिए तो मुझे क्या चाहिए, वर्क डन के लिए मुझे फोर्स चाहिए, तो हाउ कैन आई फाइंड द फोर्स, एनीवन कैन आई से फोर्स exerted by the porter is equivalent to the weight of the what, बोल सकता हूं, कैन आई से, तुम एक चीज के ऊपर कितना, तुम एक चीज को अगर उठाओगे उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली उसका वेट जितना होगा वही फोर्स अप्लाई करोगे ना, बिकॉज यू आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ जिस फोर्स से उसको पुल करके रखा है, यू हैव टू एक्सर्ट ए फोर्स इक्वल और ग्रेटर देन दैट फोर्स, सो दैट यू आर एबल टू पुल दैट थिंग अपवर्ड्स। हो है कि नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ सर। नवदीप समझ में आ रहा है, यस सर। ओके, सो यहाँ पे अभी बोलो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द लगेज, बोलो कितना होगा, याद है फॉर्मूला, हाँ हाँ लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में, सो 15 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट विल गिव अस कितना देगा, एनीवन कितना होगा, बोलो, और ये इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज नथिंग बट न्यूटन। सो अभी बताओ ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू माइनस, यस और नो, सो आवर फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस, so force exerted by the porter on the luggage will be equal to minus the weight of the luggage, because
वेट का जो डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा पोर्टर फोर्स एक्सर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर what can I write? I can write force exerted by the porter equals to minus of minus 147 Newton, which is equal to 147 Newton. समझ में? माइनस माइनस का चक्कर क्या है? बिकॉज वेट का जो वैल्यू होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पोर्टर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा था। बट जब वेट निकालने गया तब ये इसका वैल्यू क्या हो गया? मास का तो वैल्यू नहीं होता है, तुम लोगों को पता है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो विच इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिया था, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग इट माइनस। ठीक है, सो देयरफॉर वर्क डन क्या होगा? देयरफॉर वर्क डन बाय द पोर्टर W will be equal to, suppose I write here F, so F into S, F का वैल्यू क्या है? प्लस 147 न्यूटन इंटू प्लस कितना है? 1.5 मीटर्स। ठीक है, सो कितना वैल्यू निकलेगा? कितना निकलेगा? समझ में आया ये सम? 225 कैसे हुआ? 10 लिया उन लोगों ने। ओके, जो भी हो, क्वेश्चन में कहाँ दिया था? नहीं दिया था। सो अगर नहीं देता है, सो इट्स बेटर टू टेक द वैल्यू ऑफ G एज 9.8। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर दिया रहेगा देन इट्स ऑल राइट, अगर दिया नहीं है तब क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तुम लोग का स्कूल में भी यही बोला है शायद, हाँ यही बोला गया है। हाँ। सो इसलिए हम लोग का आंसर कितना निकला? 220.5 जूल्स। बट यहाँ पे क्या था? उन लोगों का निकला 225 ओनली बिकॉज दे हैव यूज्ड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 9.8। सो ये है। सो एक्चुअल ये अगर माइनस करके करोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सम। अभी यहाँ से समझ में आ रहा है, इन लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू बैठा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। एफ का वैल्यू mg लिख दिया, बस हो गया। बट एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? इफ यू डू द सम लाइक दिस देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फोर्स एक्सर्ट जो कर रहा है वो ऑपोजिट टू द वेट ऑफ लगेज है, बट सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस वेट ऑफ लगेज होगा। सो सिमिलरली अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स विल बी ऑल्सो नेगेटिव, सो वेट ऑफ द लगेज विल बी नेगेटिव। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय पोर्टर क्या होगा? वो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव निकलेगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर भी प्लस आ रहा है। ओके, सबको क्लियर हुआ ये सम? हाँ। Others, is it clear? Yes, sir. Okay, so hopefully you have understood negative and positive work done. अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी। वर्क डन हो गया, खत्म। अभी आएंगे एनर्जी। तो एनर्जी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाइट के कारण। ठीक है, मतलब
ग्राउंड से कितना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज स्लाइटली रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके साथ रिलेटेड। और काइनेटिक एनर्जी किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी। पढ़ा था ना, पढ़ो, वेलोसिटी, मोशन। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके बॉडी में एक पॉजिटिव वेलोसिटी आता है, सो दैट इज व्हाई इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू इस पोजीशन, बाय एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन। जैसे अगर तुम यहाँ पे जमीन में खड़े हो और चल के तुम पहाड़ में उठ गए, पहाड़ में तुम्हारा बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी अगर तुम पहाड़ के ऊपर से जंप मारोगे तब क्या होगा? तुम्हारे बॉडी में एक स्पीड आ जाएगा, है कि नहीं? सो दैट स्पीड इज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? हाँ। मतलब ऐसा एक पहाड़ है, लंबा सा ऐसा पहाड़ है, तुमने पहाड़ के ऊपर ऐसे, यू आर नाउ स्टैंडिंग हियर and you have climbed till here, ठीक है? So you have actually climbed how much distance? You have actually climbed h distance. So इसका जो फॉर्मूला है, so ये कितना काम, तुमने कितना काम किया, मतलब कितना जो तुमने चढ़ने में काम किया, that energy that is stored as energy in your body, ये तुमको फील नहीं होगा वो एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द हाइट, नॉट मोशन। सो दैट इज स्टोर्ड एज ईपी, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसका वैल्यू होता है mgh, वेयर mg इज द फोर्स विच इज इक्वल टू योर वेट, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ तुम? यू हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ h, सो दैट इज व्हाई द फॉर्मूला इज mgh, ठीक है? अभी अगर तुम यहां से जंप मारोगे, इफ यू जंप फ्रॉम हियर, ऐसा अगर जाओगे, सो ऑब्वियसली तुम्हारा ये एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा जीरो था, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे mgh है। सो यहाँ पे जब तुम जंप करोगे, तुम एक स्पीड से जंप करोगे, ठीक है? मतलब जब ये तुम मूव करोगे, यू विल हैव सम वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन बोल सकते हो। सो वहां पे तुम्हारा ड्यूरिंग दिस जर्नी योर बॉडी विल हैव ए conversion from EP to EK, so that EK will be equal to half mv square। ये इसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो यही EP तुम्हारा कन्वर्ट होके EK में कन्वर्ट होगा, विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। और यही एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट एनर्जी है जो हर एक, सो दिस एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इज हाइट, ठीक है? हाइट के कारण होता है। और ये जो तुम्हारा एनर्जी है EK, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू मोशन। समझ में आया? थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, ये डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम लोग जब मतलब मैंने जो बोला है ना, यहाँ ये एनर्जी ही यहाँ इसमें कन्वर्ट होता है। सो जब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, सो विल बी एबल टू डिस्कवर दैट एनर्जी कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो यही चीज यहाँ पे भी तुमको मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, एक होता है मास का, एक होता है एनर्जी का। सो देयर आर टू लॉज ऑफ कन्वर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली एनर्जी को भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया नहीं जा सकता है। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नेक्स्ट फॉर्म में वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। मैकेनिकल नेक्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? कोई दूसरा टाइप का, सपोज इलेक्ट्रिक, एक टर्बाइन जनरेटर रोटेट कर रहा है, टर्बाइन रोटेट करने का मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी फ्लो कर रहा है कि नहीं? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उससे अगर तुम बल्ब जलाओगे, बल्ब क्या होगा? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही लाइट से और एक एनर्जी निकलेगा, तुम्हारा हीट एनर्जी से भी तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट और हीट। सो
ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी। सो ऑल दोस एनर्जी फॉर्म्स आर गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है। सो देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? बाकियों को समझ में आ रहा है? थोड़ा जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। बाकियों Yes, को? sir. काव्यिक, नवोदीप, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो यही हाँ इस सर। चैप्टर में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो पहले पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो पहले पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी कैसे कंजर्व होता है। ठीक है? कैसे एनर्जी कोई भी पोजीशन में ईपी प्लस ई के रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये होगा हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? लाइफ तो तुम लोगों को पता है, एनर्जी के बगैर नहीं चल सकता है। हम लोग जो फूड खाते हैं, हम लोग जो ट्रैवल करते हैं, हम लोग जो फ्यूल बर्न करते हैं, सो ये क्यों है? ओनली बिकॉज देर इज एनर्जी। एनर्जी अगर नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होता। एनर्जी सर्वाइवल के लिए चाहिए, एनर्जी प्रोग्रेस के लिए चाहिए, एनर्जी मूवमेंट के लिए चाहिए। इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर तुम कार भी नहीं ले रहे हो, यू हैव टू वॉक। वॉकिंग रिक्वायर्स ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वो एनर्जी कहां से आता है? इट कैन आइदर कम फ्रॉम फूड इन केस ऑफ ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अगर कोई मशीन मूव करा रहा है so that will require some form of other form of energy such as energy sources like fossil fuels, electricity, ये सब से आएगा। yes or no? so हम लोग के अर्थ में लाइफ क्यों पॉसिबल है? ओनली बिकॉज ऑफ सन। yes or no? इवन हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं उसका भी जो सोर्स है वो भी सन का एनर्जी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो एनिमल्स ने प्लांट्स खाया था, प्लांट्स ग्रो किया था, ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, है कि नहीं? सो अभी जो हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली नथिंग बट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बोल सकते हैं? कैन आई से दैट? Yes. बाकियों को क्या लगता है? बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. नवोदय, Yes, sir. ऋषिकेश बोल सकते हैं? नवोदय बोल सकता है कि नहीं? बोलो। सो अर्थ के अंदर जितना भी तुम्हारा फॉसिल फ्यूल्स है, ऑल दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सन। सिमिलरली अभी हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो कहां से आता है? प्लांट से आता है। बट हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्लोरोफिल तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्या है? दैट इज सनलाइट, है कि नहीं? प्लांट्स क्या कर सकते हैं? उस सनलाइट में जो एनर्जी है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो लाइट में जो एनर्जी रहता है सनलाइट में, उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करके दे कन्वर्टेड इनटू फूड। तो वही अल्टीमेटली पूरा तुम्हारा जो न्यूट्रिशन साइकिल या फिर तुम बोल सकते हो फूड साइकिल जो होता है, सो फूड साइकिल में वो वही एनर्जी ट्रैवल ट्रांसमिट होता है। प्राइमरी तुम्हारा क्या होता है? प्रोड्यूसर से जाता है, पता है ना फ्लो? प्रोड्यूसर्स टू व्हाट? प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स, है कि नहीं? ये तो एकदम छोटे से पढ़ते आ रहे ही है। कार्निवोर्स तक जाता है, कार्निवोर्स मर जाते हैं, हार्बीवोर्स मर जाते हैं, उनका बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है वही फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? यही है ना? सो वी कैन से दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल थिंग्स ऑन अर्थ। अर्थ में अगर तुम कहीं पे बल्ब जला रहे हो, कहीं पे कोई मोटर चला रहे हो, कोई
चीज घूम रहा है, सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सन. तो सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस. ठीक है, मेनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेस आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द सन. वन प्राइम एग्जांपल इज फॉसिल फ्यूल्स. यस और नो? वन प्राइम एग्जांपल इज फॉसिल फ्यूल्स. सिमिलरली हम लोग और सिर्फ सन ही नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है. सुना है कभी? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कोई पता है किसी को? व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? हाँ बाकियों को पता है न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? हाँ सर. सो न्यूक्लियर एनर्जी दो Yes, टाइप sir. का होता है. एक होता है फ्यूजन. फ्यूजन एक होता है तुम्हारा, और एक होता है फिशन. फ्यूजन में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप का एटम्स को कंबाइन किया जाता है, तो उनका न्यूक्लियस क्या होता है, दे कंबाइन टू फॉर्म ए अनदर न्यूक्लियस. तो ड्यूरिंग दिस कॉम्बिनेशन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उसको बोला जाता है फ्यूजन. और फिशन में क्या होता है, फिशन में एक बड़ा सा एटम का जो बड़ा सा एलिमेंट का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, एंड ड्यूरिंग दैट ब्रेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन. आजकल बहुत सारा तुम ऐसा टाइप का देखोगे, ऐसा टाइप का होता है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स टाइप होता है, ऐसा टाइप का, यहाँ पे धुआं धुआं निकलता रहता है. सो ऐसा टाइप का तुम्हारा पावर प्लांट्स होता है. ठीक है, जैसा दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पावर. वोल्केनो की तरह दिखता है बट सीमेंट से बना होता है. सो वहां पे ये सब टाइप का रिएक्शन किया जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम. यूरेनियम का तो नाम सुना ही है, इट्स अ वेरी लार्ज एटम. समझ में आ रहा है? उसका जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट 236 या 305 टाइप्स होता है, वो ना उतना ज्यादा हैवी है ये. इट्स अ वेरी हैवी एटम. दैट इज वाई उसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत, मतलब उसमें बहुत एनर्जी स्टोर रहता है. तो अगर उसको फिशन किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन के कारण उससे बहुत एनर्जी निकलता है. ठीक है, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? हाँ ऋषिकेश, नवदीप, कम्प्लीट समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो जो हम लोग हाँ एनर्जी सर. न्यूक्लियर ऑफ एन एटम से मिलता है, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. इंटीरियर ऑफ द अर्थ से भी मिलता है. अर्थ का कोर क्या है, मैं मोल्टन मेटल से बना ना, हीट है वहां पे. सो वो हीट हम लोग यूज कर सकते हैं. दैट वन प्राइम एग्जांपल इज जियोथर्मल एनर्जी. सुना है कभी? जियोथर्मल एनर्जी सुना है कभी? अर्थ का जो हीट होता है उसको यूज किया जाता है. सिमिलरली टाइड एनर्जी होता है, टाइडल एनर्जी वेव से आता है. सिमिलरली तुम्हारा क्या होता है, विंड एनर्जी भी होता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के फ्लो के कारण होता है. सो विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दोज आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है, इंक्लूडिंग द सन. समझ में आया? सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट आवर एनर्जी. समझ में आया सबको? हाँ तो ये था नॉर्मल जो जनरल कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, वो है. बट साइंटिफिक टर्म्स में क्या है, एक उसका एक प्रिसाइज और डेफिनेट मीनिंग है. ठीक है, सो वो डेफिनेट मीनिंग क्या है वो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं. दैट इज बेस्ड ऑन पोजीशन एंड मोशन. साइंस के कंसिडरेशन में एनर्जी इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स. ठीक है, तुम्हारा पोजीशन क्या है और तुम्हारा मोशन क्या है, दैट इज द बेसिस ऑन विच तुम्हारे बॉडी में कितना, कोई भी बॉडी के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है उससे पता चलता है. समझ में आया? अभी ये क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाए फिर से ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो ही गया है.
So position and motion are actually considered while calculating the energy content of your body in case of साइंटिफिक अगर हम लोग अप्रोच से जाएंगे तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है, देखो व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट, क्या होता है? विकेट मतलब क्या? जो स्टंप होता है कि नहीं? तो स्टंप तो सीधा खड़ा रहता है, इट्स अ स्टेशनरी थिंग, बट बॉल जो होता है वो मूव करता है, इट्स अ मोशन, इट्स द बॉल इज इन मोशन। तो विकेट में अगर लगता है क्या होता है? विकेट उड़ जाता है, वो साइड में गिर जाता है, यस और नो? सिमिलरली अगर कोई तुम ऑब्जेक्ट अगर ऊपर में छलांग मारो, मतलब ऊपर में फेंकोगे, सोचो एक बॉल को तुमने ऊपर फेंक दिया, तो क्या होगा? वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच पाएगा, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज तुमने एक बॉल, उस बॉल को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से छोड़ा है। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे जाते जाते उसका वो जो अपवर्ड फोर्स है उसका इफेक्ट घटता जाएगा, यस और नो? सो एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो ये कौन सा वाला वर्क है? ऐसा वैसा वर्क नहीं है, उसका एक डेफिनेट मीनिंग है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि स्टेशनरी चीजों को भी हम लोग अगर फोर्स, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज their position and we can enable them to do some work। अगर एक बॉल स्टंप को हिट करता है तो क्या होगा? वो स्टंप अपना पोजीशन चेंज करेगा, यस और नो? सो द पोजीशन ऑफ द स्टंप विल चेंज बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो वो फोर्स ने क्या किया? स्टंप को एनेबल किया टू चेंज इट्स पोजीशन। सिमिलरली अगर तुम बॉल को छोड़ोगे, ऊपर में फेंकोगे, तो क्या होगा? बॉल भी नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं? यस और नो? Yes. सो वो बॉल भी तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद इट विल ट्रेवल अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। तो ये जो बॉल मूव, मतलब बॉल जो हाथ से छूटने के बाद जो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? अपने आप ही तो मूव कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट यू हैव इनिशियली अप्लाइड ऑन दैट बॉल। तो वो बॉल एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम वर्क डन ऑन इटसेल्फ। सिमिलरली स्टंप अगर गिर रहा है तो वो स्टंप में भी कोई वर्क डन हो रहा है। सो वही चीज हम लोग यहां पे देखेंगे कि हाउ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क बाय गेटिंग एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में आता है? वो एनर्जी एक फोर्स के फॉर्म में आता है। तो फोर्स के कारण ही उस बॉडी में एनर्जी आ जाता है, एंड दैट एनर्जी enables that object to move from one position to another, ठीक है। साइंस में ऐसा नहीं है, साइंस में ऐसा नहीं कि लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, डजंट मैटर। अगर कोई चीज यहां से यहां पे मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी इन इट। समझ में आया सबको? हाँ. काव्यक, ऋषिकेश, नवदीप समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? ओके। सो यही मैं बोल रहा था कि अगर कोई साइंस के टर्म्स में क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पोजीशन ए में है, अगर वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली
कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट में एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तभी आ सकता है जब उसके बॉडी में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टडी दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, देखो अगर हम लोग अगर एक नेल को हैमर करेंगे, ठीक है, अगर एक नेल को हैमर करेंगे तो क्या होगा, वो नेल मतलब लकड़ी को मतलब इट विल ड्राइव थ्रू द वुड, है कि नहीं, मतलब लकड़ी के अंदर चला जाएगा। यस और नो? क्यों जाएगा? लकड़ी के ऊपर तो ऐसे ही खड़ा था ना, लकड़ी के अंदर कैसे चला गया? बिकॉज वो हैमर ने क्या किया, दैट हैमर हैज एक्चुअली अप्लाइड a certain amount of force due to which a certain amount of energy got into the nail। तो हैमर से नेल में एक फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स के कारण नेल में क्या हुआ, नेल में एनर्जी आ गया, एंड दैट एनर्जी अलाउड द नेल टू ड्राइव इनटू द वुड। समझ में आया? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आइडिया हुआ? हाँ सो ऑब्वियसली नेल में इनिशियली तो एनर्जी नहीं था, वो एनर्जी कैसे आया? ऑब्वियसली ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण ही आया जो हैमर से आया था। हैमर टू नेल एक फोर्स अप्लाई हुआ और नेल के अंदर एनर्जी आ गया, वो एनर्जी नेल ने यूज करके इट हैज गॉट इनटू द वुड। ठीक है, समझ में आया? और एक एग्जांपल यहां पे दिया है, तुम लोगों ने जब छोटे थे तब ये चलाया होगा शायद, छोटा छोटा टॉय कार होता है। टॉय कार में क्या होता है, अंदर में एक कॉइल होता है मेटल का। सो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली उसको बैक पुश बोलते हैं। कार को पीछे की तरफ खींचते हैं वो कार, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद कार को अगर छोड़ेंगे कार सामने की तरफ जाएगा। यस और नो? चलाया है कभी? दोज आर कॉल्ड बैक पुश टॉय कार। यस सर, सर चला के तोड़ भी दिए। काव्य, ऋषिकेश, शाश्वती, चलाया है कभी? हाँ सर। यस सर। हाँ कभी किसी ने उसके अंदर जो वर्किंग होता है वो देखा है कभी? मैंने देखा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। उसके अंदर एक मेटल का कॉइल हाँ होता है, सर। हाँ सर, ऐसा टाइप का एक मेटल का सर कॉइल उसके होता है। अंदर नहीं देख हाँ पाए। सर दिखाया है। हाँ, तो वो क्या होता है, बहुत कंप्रेस होता जाता है। तुम जितना पीछे पुश करोगे वो नीचे की तरफ इट विल गेट कंप्रेस्ड, और जब उसको छोड़ दोगे वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग होता है ना, वो ऐसा एक कॉइल को वाइंड कर दोगे वो सामने आ जाएगा। जितना गाड़ी को पीछे की तरफ पुश करोगे द कॉइल विल रिड्यूस इज डायमीटर, वो रेडियस घटा देगा है। बट अगर तुम उसको छोड़ोगे वो फिर से अपना इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग को छोड़ देने से स्प्रिंग क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है ना, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग हैपेंस। तो तुमने जब टॉय कार को पीछे की तरफ पुश किया, तुमने जब टॉय कार को बैक पुश किया तो क्या हुआ, वो द कॉइल वाउंड, है कि नहीं, कॉइल में एक एनर्जी स्टोर हो गया, और जब उसके तुमने छोड़ दिया वो कॉइल ने क्या किया, वो कॉइल फिर से अनवाउंड हुआ, एंड ड्यूरिंग दैट अनवाउंड द स्टोर्ड एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू स्पीड that enabled the toy car to move forward। yes or no? यही हुआ था ना? यही हुआ था। हाँ काव्य, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सिमिलरली हाँ सर। अगर हम लोग एक बैलून को हवा से फिल करेंगे और उसको प्रेस करेंगे, क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। बट फिर से अगर उसको छोड़ देंगे क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वो ओरिजिनल शेप में कैसे आ रहा है,
अगर तुम एक बैलून को कंप्रेस कर रहे हो, छोटा कर दे रहे हो, वो फिर से अपने जगह में आ जा रहा है बिकॉज उसके अंदर जो हवा है, दैट एयर इज पुशिंग ऑल द इनसाइड surfaces to retain to come back to its original position. तो तुमने जो प्रेशर दिया था उसके कारण उसका शेप घट गया था, बट जब तुमने वो प्रेशर हटा दिया उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गया था, ठीक है। जब तुमने उसको कंप्रेस किया था, बैलून को जब तुमने कंप्रेस किया था, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया था, एंड ड्यू टू दैट एनर्जी द बैलून वाज एबल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। तो इस सारे एग्जांपल्स में हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी एग्जांपल्स देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखा है कि ऑब्जेक्ट्स अक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। बैलून जो अपने ओरिजिनल शेप में चला आ रहा है, वो टॉय कार जो सामने की तरफ मूव कर रहा है बैक पुश के बाद, वो नेल जो लकड़ी के अंदर चला जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा जो विकेट गिर जा रहा है बॉल लगने के बाद, उसके बाद तुम्हारा जो अपवर्ड तुमने जो बॉल थ्रो किया था हाथ से छूटने के बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इन ऑल दोस केसेस, इन ऑल दोस सिचुएशंस, द ऑब्जेक्ट्स are actually acquiring the capability of doing work. समझ में आ रहा है? तो ये जो capability of doing work है, वो work कैसे कर पा रहे हैं? Because only they possess energy. Only because of the energy they possessed by those different means. ठीक है? So हम लोग बोल सकते हैं कि the capacity of doing work is only because of the energy possessed by a object. समझ में आया? उसी एनर्जी को लूज करके वो ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है? आइडिया समझ में आ रहा है? Yes. बाकियों को समझ Yes, में आ रहा sir. है? मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ये टॉपिक को, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स दे रहे हैं, वो फोर्स अल्टीमेटली एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जा रहा है। समझ में आया? सो व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स गेट्स कन्वर्टेड टू certain form of energy which gets stored in the object, and the object can do certain task, जैसे अपना पोजीशन चेंज करना, शेप चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना, वो सब कैसे कर सकता है? बिकॉज ऑफ दैट स्टोर्ड एनर्जी इन इट। सबको समझ में आया? यस हाँ. काव्यिक, नवदीप, समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. ओके, किसी को कोई डाउट है? नहीं. तो यहाँ पे और एक लाइन है, देखो। तो अगर ऐसा होगा तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो अच्छा से। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, अगर इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, तो जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब मतलब क्या? यू आर डूइंग वर्क, दैट मीन्स यू आर लूजिंग एनर्जी, है कि नहीं? तुम अगर किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो और गाड़ी मूव कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? यू आर लूजिंग एनर्जी बिकॉज एक्चुअली यू आर डूइंग द वर्क, यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट विल लूज एनर्जी। बट अगर तुम गाड़ी को धक्का दे रहे हो तो तुम्हारा जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो किसके पास चला जा रहा है? दैट एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम, दैट एनर्जी इज गेटिंग एक्वायर्ड बाय द कार और द व्हीकल। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट काम करता है, दैट ऑब्जेक्ट विल लूज एनर्जी
एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। बोल सकते हैं? तो तुमने जब गाड़ी के ऊपर धक्का दिया, तुम्हारे बॉडी से एनर्जी किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट होके गाड़ी में चला गया। दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द कार टू मूव फॉरवर्ड। तो तुम्हारे बॉडी से गाड़ी में चला जाता है, गाड़ी फिर उसको लूज कर देता है इन ऑर्डर टू मूव। समझ में आ रहा है? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? काव्य, ऋषिकेश, नवोदीप समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी सिंपली। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड से मत समझना, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। बिकॉज साइंस के टर्म्स में देखो, साइंस ओनली डील्स विथ लॉजिक। तो यहाँ पे ऐसा लॉजिक बनाया गया है कि एनर्जी इज एक्चुअली ट्रांसफरेबल। ठीक है? एनर्जी जैसे देखो तुम अगर कोई किस चीज को धक्का दे रहे हो और मूव कर रहे हो, तो दैट मीन्स तुम्हारे बॉडी से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज अप हो रहा है। यस और नो? होता है कि नहीं? सो अगर तुम्हारे बॉडी से एनर्जी यूज अप हो रहा है, वो कहां पे जा रहा है? हवा में तो नहीं जा सकता है ना। कहां पे जा रहा है? तुम जिस चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस चीज के ऊपर वो एनर्जी चला जाता है। वो ऑब्जेक्ट उसके बाद उसको कैसे यूज करेगा, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में व्हील्स है, तो ऑब्वियसली गाड़ी तो अपना शेप तो नहीं चेंज करेगा ना। गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी विल मूव फॉरवर्ड, द कार विल मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर किसी बैलून के ऊपर अप्लाई करोगे, क्या होगा? बैलून अपना शेप चेंज करता है, बैलून क्या मूव फॉरवर्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सो अलग अलग ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेम फोर्स को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। कोई अपना शेप चेंज करने के लिए यूज करेगा, कोई अपना स्पीड चेंज करने के लिए यूज करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स। समझ में आया? इज इट क्लियर? थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है? Yes. ऋषिकेश, काव्यिक, नवोदीप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये लाइन हाँ, जो मैंने सर। अंडरलाइन किया है वो समझ में आया सबको? बोलो। हाँ, सर। Yes, sir. हाँ sir. Shashwati, have you understood the line? हाँ। Okay. So कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई एनर्जी है तो वो काम कैसे करता है? ठीक है? सो एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है यूजिंग दैट स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है? तो जब ये होता है तब एनर्जी इट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट तक चला जाता है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? सेकेंड ऑब्जेक्ट उसी रिसीव किया हुआ एनर्जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से तो उसने एनर्जी रिसीव किया, he can use it can use that object it can use that energy in some way or the other। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, बैलून क्या करेगा? तुम अगर बैलून को धक्का दोगे, बैलून अपना शेप चेंज करेगा। गाड़ी को धक्का दोगे, गाड़ी सीधा जाएगा, इट विल चेंज इट्स स्पीड, वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। सो वो शेप चेंज करना, वो मोशन में आना, ऑल दोस आर वर्क, दोस आर एक्चुअली सम वर्क। ठीक है? सो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सेकंड ऑब्जेक्ट भी वर्क कर सकता है, बिकॉज पहला ऑब्जेक्ट से एनर्जी सेकंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है? सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि किसी भी बॉडी में एनर्जी अगर है तो वो वर्क कर सकता है। एंड सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो उसके बॉडी में एनर्जी होना पड़ेगा, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है?
थोड़ी तो मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था तुम्हारा एनर्जी और वर्क का जो रिलेशन है वो एक्चुअली यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर तुम्हारा मतलब किसी ऑब्जेक्ट में if you have energy then that object can do work, and similarly if any object in the world is doing some kind of work, scientific work, ऐसे नॉर्मल जो भी वर्क नहीं, साइंटिफिकली जो वर्क का डेफिनेशन है वो अगर कर रहा है देन दैट ऑब्जेक्ट मस्ट पोजेस एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? सो इससे पता चलता है एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। सो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. So, अगर वर्क और एनर्जी सेम चीज ही है तो एनर्जी क्या है? वर्क करने का कैपेसिटी है, और वर्क करने का कैपेसिटी एनर्जी से मिलता है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दोनों का यूनिट सेम ही होगा। सो अगर वर्क का यूनिट अगर जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल ही हो। ये समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes. ओके, सो आज मैं और नहीं पढ़ाऊंगा, इतना तक पढ़ाना दो, बिकॉज वी हैव कवर्ड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी नेक्स्ट क्लास में मैं उसका नोट्स लिखा दूंगा, और उसके बाद हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। जो मेन दो फॉर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये दो फॉर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बगैर भी होता है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ये दो टाइप का होता है। उसके अलावा भी हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है, बट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर मोस्टली द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आई विल आल्सो गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना, हाँ चैप्टर एवरीवन समझ में आया? यहाँ तक पढ़ना, अप टू दिस पार्ट टिल हियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास में एनर्जी से हाँ। स्टार्ट करूंगा। हाँ सर। I will give some notes on this part. We will discuss some important forms of energy, especially the mechanical ones, kinetic energy and potential energy. Okay? ये potential energy भी है। उसके बाद potential energy at height and conservation, law of conservation of energy. बस यही है, इतना ही है चैप्टर में। और पावर है, yes, power is another thing. इलेक्ट्रिकल पावर भी देखेंगे। ओके, सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Bye. Good night. Bye, sir. Good night.